अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ टर्म के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। फोर्थ टर्म के सिलेबस में चैप्टर नंबर 11 इंक्लूडेड है एंड द नेम ऑफ चैप्टर 11 इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, ऐसी ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, ऐसी ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे होते हैं। अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आपने अक्सर अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अपने शूज़ को कारपेट के साथ रगड़ते हैं तो आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के साथ चिपके रहते हैं। जैसे ही आप किसी दूसरे की बॉडी को टच करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी से उनकी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक शॉक सा फील होता है। अब हम बात करेंगे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसे चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि मोशन में होते हैं। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड की डिस्कवरी के बारे में। उसकी डिस्कवरी ये थी कि हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने ये कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था माइकल फैराडे। ये वो साइंटिस्ट था जिसने इसके बिल्कुल अपोजिट डिस्कवर किया। माइकल फैराडे ने ये कहा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, और इस साइंटिस्ट ने बिल्कुल बेसिक से काम स्टार्ट किया था। माइकल फैराडे ब्लैक स्मिथ का बेटा था। माइकल फैराडे एक बुक बाइंडर था। ना सिर्फ ये बुक्स को बाइंड करता था बल्कि उसके साथ साथ बुक्स को स्टडी भी करता था। एक दिन माइकल फैराडे ने एक बुक में हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड की डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया, तो उसने सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है तो यकीनन मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस्ड हो सकता है। और ये सब माइकल फैराडे की कोशिश की वजह से ही हुआ कि अगर लोड शेडिंग भी हो तो तब भी हम फ़ैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लाइट बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि हम टीवी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहा जाता है। When there is relative motion between magnet and coil of wire, electric current start flowing in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. Relative motion is the motion of an object compared to that of another object. जब मैग्नेट और कॉइल दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल में से फ्लो करेगा, और ऐसे फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वुडन सिलेंडर लेंगे और उस वुडन सिलेंडर के ऊपर हम एक वायर को लपेट देंगे जिसे कॉइल कहा जाता है, और उस कॉइल के दोनों एंड्स को हम गैल्वानोमीटर से अटैच कर देंगे। गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। फिर हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको कॉइल के करीब रख देंगे। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या गैल्वानोमीटर की जो नीडल है, क्या वो इस 0 पॉइंट से आगे या फिर पीछे मूव करेगी या नहीं मूव करेगी। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वानोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती जब मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखते हैं उस वक्त। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं, कॉइल के करीब लेके जाते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। अब हम बार मैग्नेट को फिर से स्टेशनरी कर देते हैं। हम फिर से बार मैग्नेट को एक पोजीशन पे रख देते हैं और हमने फिर से देखा कि जो गैल्वानोमीटर की नीडल थी वो फिर से डिफ्लेक्ट नहीं हुई। और जैसे ही हमने बार मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव किया, जैसे ही दूर मूव करवाया, तो गैल्वानोमीटर की नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन इस बार वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। Let us find out what exactly is going on. We know that magnet has magnetic field all around it. मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से एमिट होती हैं और साउथ में इंटर होती हैं। जब हम मैग्नेट को कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉइल के अंदर इंटर होती हैं, और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर इंटर होती हैं, और जब हम मैग्नेट को एक जगह पे रख देते हैं तो रखने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर इंटर हो रही होती हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेट को कॉइल के करीब मूव किया या दूर मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर इंटर हो रही होती हैं वो या तो इंक्रीज होंगी या तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की वजह से या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से जो करंट है वो इस सर्किट के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। और जैसे ही हम बार मैग्नेट को कॉइल के करीब मूव करते हैं या कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, जिसका मतलब ये है सर्किट के अंदर करंट मौजूद है। और जब हम बार मैग्नेट को एक जगह पे रख देते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता तो उस वक्त गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, जिसका मतलब ये होता है कि सर्किट के अंदर करंट नहीं है।